एमएनटी न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। देश के ब्यूरोक्रेसी में आईएएस, आईपीएस, आईआरएस आदि की नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी द्वारा परीक्षा होती है। इसकी प्रक्रिया भी लंबी होती है। अभ्यर्थी सालों कड़ी मेहनत करते हैं। लाखों उच्च शिक्षित युवा यह परीक्षाएं देते हैं। उसमें से कुछ 100 ही परीक्षा में पास होकर सिलेक्ट हो जाते हैं। इसमें एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के अभ्यर्थी अपने वर्ग के प्रतिनिधित्व के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। लेकिन अब केंद्र सरकार के सचिवालय में जॉइंट सेक्रेटरी अर्थात संयुक्त सचिव स्तर के पदों पर सीधे भर्ती के लिए एक दूसरा ही रास्ता खोजा गया है। इस भर्ती से प्राइवेट सेक्टर के लोगों को सीधे नियुक्त किया जाएगा। इस प्रक्रिया का नाम है लैटरल एंट्री। क्यों है यह लैटरल एंट्री? क्यों यह स्कीम लाई गई? क्या है इसका कारण? क्या इससे ओबीसी, एससी, एसटी के प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा? क्या लैटरल एंट्री में ओबीसी, एससी, एसटी के संवैधानिक प्रतिनिधित्व रहने वाला है? यह सारे सवाल उभर कर आए हैं। इस बारे में हमारे साथ बातचीत के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार के सामाजिक न्याय विभाग के पूर्व महासंचालक और सेवानिवृत्त आईएएस ईजेड खोबरागड़े सर हैं। आइए जानते हैं उनकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है। सर, बहुत बहुत स्वागत है एमएनटी न्यूज नेटवर्क के इस विशेष बुलेटिन में। हाल ही में अभी केंद्र सरकार की तरफ से यूपीएससी का एक नोटिस आई है जो सभी इसके ऊपर देश भर में चर्चा हो रही है। तो क्या ये नोटिस है और इसमें ये बताया गया है कि लैटरल एंट्री के माध्यम से कुछ पद जो हैं केंद्र सरकार के सचिवालय में सीधे भरे जाएंगे, उसमें कोई परीक्षा नहीं होगी और सरकारी जो अधिकारी हैं या सेवा में अभी कार्यरत है वो भी इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे, ऐसा बताया गया है। इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? ये बात सही है कि संघ लोक सेवा आयोग ने यूपीएससी ने अभी एक नोटिफिकेशन पब्लिश किया है, जाहिरात दी है। उसमें 3 जॉइंट सेक्रेटरी और 27 डायरेक्टर इन पदों के लिए उनकी जाहिरात है। और ये जाहिरात में उन्होंने ये जाहिरात जो भारत सरकार का जो महत्व का विभाग है जो आईएएस कैडर मैनेजमेंट करता है, डीओपीटी, ये डीओपीटी के रिक्विजिशन में ये जाहिरात आई है। अगर हम ये जाहिरात पढ़ेंगे तो हमें समझ में आता है कि ये जाहिरात में जो क्वालिफिकेशन दिया है वो करीबन पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। 13 डिपार्टमेंट में उनकी भर्ती होने वाली है। डायरेक्ट जॉइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर के लेवल में हम उसको लैटरल एंट्री इसलिए बोल रहे हैं कि जैसे कि अभी आपने कहा कि यूपीएससी सिविल सर्विस की एग्ज़ाम हर साल लेता है। और वो एग्ज़ाम में एक प्रीलिम एग्ज़ाम होती है, मेन एग्ज़ाम होती है, इंटरव्यू होता है और वो सारे ये जो 3 स्टेजेस से जो भी सक्सेसफुल होता है वो सिविल सर्वेंट के लिस्ट में आता है और फिर वो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस से जो बाकी कैडर उसको अलॉट होते हैं। तो ये बहुत कठिन ऐसी एक परीक्षा है 3 स्टेजेस की और लाखों कैंडिडेट उसकी तैयारी करते हैं, वो क्वालिफाइड होते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन उसका ग्रेजुएट है, लेकिन वहाँ भी पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट, अलग अलग विषय के जो प्राध्यापक हैं, जैसे जेएनयू जैसे संस्था है और भी है, वहाँ के स्टूडेंट है, आईआईटी के है, आईआईएम के है, इंजीनियरिंग के है, अलग अलग फील्ड के लोग हैं। ये पूरी तैयारी से वो सिविल सर्विस की एग्जाम में अपीयर होते हैं और उसमें बड़ी मेहनत के साथ में वो सर्विसेज में आते हैं और उनका सबका ध्येय यही होता है सर्विसेज में आने का कि हम समाज की और देश की सेवा करेंगे। और जैसे कि वो आईएएस में आ जाते हैं या आईपीएस में या आईआरएस में आते हैं तो फिर उनकी जो स्टेजेस होती है, जैसे अभी भारत सरकार का देखिएंगे तो हम पहले अंडर सेक्रेटरी है, फिर डिप्टी सेक्रेटरी है, ऑब्लिक डायरेक्टर है और बाद में जॉइंट सेक्रेटरी है, फिर एडिशनल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी, इस तरह की वो रचना है। तो अभी क्या हो रहा है, ये जाहिरात के माध्यम से हमें देखने आ रहा है कि वो यूपीएससी की जो नॉर्मल स्टेजेस की जो एग्जाम है या प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन है उसको बाजू में रखते हुए ये जाहिरात के माध्यम से डायरेक्टर की पोस्ट में या जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट में लोगों को लिया जाएगा और इक्विवेलेंट कैडर रहे वो आईएएस का कैडर के इक्विवेलेंट वो रहेंगे जॉइंट सेक्रेटरी या डायरेक्टर के। तो ये जो लैटरल एंट्री है वो मेरे हिसाब से
कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर के हिसाब से नहीं है। यूपीएससी उसका शॉर्ट लिस्टिंग जरूर करेगी, लेकिन आईएएस के लिए सिलेक्शन के लिए या फिर सिविल सर्विस के एग्जाम के माध्यम से जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया इनके लिए नहीं है। फिर दूसरा ऐसा है कि ये कौन लोग आएंगे, तो ये खाजगी संस्था में काम करने वाले आएंगे, पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले आएंगे और स्टेट गवर्नमेंट के में काम करने वाले आएंगे। तो ये तीन ही क्षेत्र में जो लोग काम करेंगे उनका जो उनके उनके सब्जेक्ट जो भी 13 डिपार्टमेंट के सब्जेक्ट दिए हैं उसमें उनका जो क्वालिफिकेशन है या फिर उसका एक्सपीरियंस है, तो उन लोगों को उसमें डायरेक्ट मेरे ख्याल से इंटरव्यू में शॉर्ट लिस्ट करके उनको लिया जाएगा। तो ये इस प्रोसेस में भी जो संविधान की जो आरक्षण की नीति है, जो रिजर्वेशन जो प्रोपोर्शन में देना चाहिए पोस्ट के, और एससी एसटी बीजेएनटी ओबीसी है, तो ये इसमें जाहिरात में कोई रिजर्वेशन देर आर पोस्ट तो कोई असाइन किए नहीं है, देर इज नो रिजर्वेशन, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर है। तो ये प्रोसेस जो सिलेक्शन की है ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, उसमें रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं है और रिस्ट्रिक्टेड लोगों को उसमें लिया जाएगा डायरेक्ट एंट्री में। करीबन जॉइंट सेक्रेटरी बनने के लिए 16 साल से 20 साल का कालावधि में जो लोग हैं उनका एम्पैनलमेंट होता है, उनको सिलेक्ट किया जाता है। तो इसलिए मेरे हिसाब से कि ये हमारे पास इतनी बड़ी कठिन प्रोसेस से जो सिलेक्ट किए जाते हैं सिविल सर्वेंट, उनके पास भी नॉलेज है, उनके ट्रेनिंग है, उनकी फील्ड ट्रेनिंग है, उनका एक्सपीरियंस है, वो फील्ड में काम करते, मंत्रालय में काम करते, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट करके काम किया है, अलग अलग फील्ड में काम किया है, जो भी स्टेट के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, और उनके पास भी वो सब्जेक्ट नॉलेज है। इसलिए ये बाहर से लोगों को लाना इसका मतलब हम संविधान की जो इक्वालिटी है वो उसको नकारना है। अच्छा, इसमें ये भी एक अपन जाहिरात से देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करने वाले लोग हैं वो उसको अप्लाई नहीं कर सकते, ये भी गलत है। देयर इज नो इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो मेरे ख्याल से पूरी जो प्रोसेस है असंवैधानिक है। तो गवर्नमेंट का कहना है कि हम लैटरल एंट्री में लोग क्यों ला रहे हैं, तो उनका कहना है कि जो आईएएस के लोग हैं वो जर्नलिस्ट है, जनरल लोग है, उनके पास में डोमेन नॉलेज नहीं है, वो फ्रेश टैलेंट नहीं है। तो और दूसरा कारण ये बता रहे कि हमारे पास आईएएस की कमी है, बहुत सारे वैकेंट है, और इसलिए हम फ्रेश टैलेंट करके हम लोग खासगी संस्था से लोग लाएंगे। तो मेरा ऐसा कहना है कि अगर आईएएस की कमी है तो आईएएस के पोस्ट को भरा जा सकता है, यूपीएससी तो है ही उसी के लिए। सिविल सर्विस के माध्यम से वो आप उसको जो वैकेंसी है उसको आप फिलअप करिए, और स्पेशलाइज भी अपने पास लोग हैं उनको प्रॉपरली ट्रेन करिए और उस पोस्ट में रखिए। आज तक वैसे होते आ रहा था, ऐसा नहीं है कि ये पहली मतलब पहले भी होता था। अभी इतने सारे लोग लेके क्या फायदा। दूसरा ऐसा है कि अगर खासगी संस्था का आदमी आएगा वो कॉन्ट्रैक्ट में आएगा पहले 3 साल के लिए, और 3 साल से ज्यादा 5 साल तक रहेगा, बाद में वो चला जाएगा। खासगी संस्था में जो भी नॉलेजेबल हो सकता है, नॉलेजेबल तो लोग मार्केट में बहुत लोग हैं, चाहे वो खासगी संस्था में ना हो या कोई पब्लिक सेक्टर में ना हो, स्टेट गवर्नमेंट में भी ना हो, लेकिन बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, उनके जो डोमेन नॉलेज है, उनके पास उस सब्जेक्ट का नॉलेज है, तज्ञ लोग हैं, तो उनके लिए कोई चांस नहीं है। तो मेरा ऐसा कहना है कि अगर हमारे पास ये जो प्रोसेस से आए हुए लोग हैं, इन लोगों ने एंट्री किया, उनको लगा कि हम जॉइंट सेक्रेटरी बनेंगे, तो ये बाहर से जितने लोग आएंगे उतने लोग जो सर्विसेज में उनको धोखा हो जाएगा। और दूसरी बात, जो लोग अभी ये जो एस्पिरेंट है यूपीएससी की एग्जाम देते हैं उनकी भी धीरे धीरे संख्या कम हो जाएगी। 2018-19 में उन्होंने 9 लोग जॉइंट सेक्रेटरी लिया, तो 9 लोग जॉइंट सेक्रेटरी लिए, तो जो सिविल सर्विस के ऑलरेडी लोग जिनको 20 साल हो गए वो आईएएस आईपीएस आईआरएस और सर्विसेज के, उनके 9 लोगों के चांसेस कम हो गए। अभी ये डायरेक्टर और ये जॉइंट सेक्रेटरी 30 लोग लेंगे, वो 30 लोगों की चांसेस कम हो, उतनी वैकेंसी रिड्यूस हो जाएगी। और ये सिविल सर्विस एक परमानेंट सिविल सर्विस है। अगर सिविल सर्विस में आप उनके जो नॉलेज के हिसाब से उसको आप ट्रेन करिए, वो काम करेंगे, उनके पास अनुभव है। ये बाहर का आने वाला जो आदमी है, और ये तो वो मालक का मुनाफा कमा के देने वाला आदमी, जो प्राइवेट सेक्टर में आदमी काम करेगा तो उसका एटीट्यूड क्या है, उसका अप्रोच और एटीट्यूड है कि मालक को प्रॉफिट मिला के देना।
वो कोई लोक सेवा नहीं है। और ब्यूरोक्रेसी है लोक सेवा के लिए। हमारा संविधान का चैप्टर 14 जो है, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, वो सोशल इकोनॉमिक जस्टिस के लिए है। तो एक सोशल इकोनॉमिक जस्टिस का कंसेप्ट, ये इन लोग जो भी ये कमर्शियल व्यू से काम करने, प्रॉफिट के व्यू से काम करने वाले लोग हैं, जो मालिक को किसी भी तरीके से फायदा कराने का और उनके लिए काम करने का, उस तरह से तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग जॉइंट सेक्रेटरी या डायरेक्टर लेवल में दे आर द प्रॉपर पर्सन। और ये इसलिए विरोध होना चाहिए। एक तो रिजर्वेशन पॉलिसी उससे खत्म हो रही है, और दूसरे आईएएस जो भी अभी प्रेजेंट सिविल सर्विस है, उनके पास भी सब्जेक्ट नॉलेज है, वो भी स्पेशलिस्ट है। हर हर तरह के लोग सिविल सर्विस में आते। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोशल साइंस के लोग आते, वो इंजीनियर भी आते, एमटेक जैसे लोग आते हैं, एमई के लोग आते हैं, एमएस के लोग आते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लोग आते हैं, और काफी अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी से काफी नॉलेज लेके पीएचडी होल्डर लोग आते हैं। तो मेरे ख्याल से अपने पास ये लोग हैं, उनको मोटिवेट करो, उनके पास उनको मेरा ख्याल से विश्वास डालो उनके ऊपर, वो अच्छा रिजल्ट दे सकते। जॉइंट सेक्रेटरी बड़ा इंपॉर्टेंट पोस्ट है। द जॉइंट सेक्रेटरी हेड द ऑर्गेनाइजेशन। तो पॉलिसी डिसीजन होता है, स्कीम इम्प्लीमेंटेशन होता है, स्कीम फार्मुलेशन होता है, बहुत सारे बेसिक डिसीजन, पॉलिसी डिसीजन उनके थ्रू तैयार होते हैं। धोरण बनाना, कानून बनाना, जो योजना बनाना, उसका इम्प्लीमेंटेशन करना, तो ये सारा जो, लेकिन ये जो प्राइवेट से आने वाले लोग हैं या पब्लिक सेक्टर से आने वाले लोग हैं, कि उनके पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो इसीलिए ये जो स्ट्रक्चर है, हमारा ब्यूरोक्रेसी का स्ट्रक्चर है सिविल सर्विस का, ये स्ट्रक्चर को डैमेज करने का मुझे लगता है कि ये एक ही योजना ये केंद्र सरकार की है, जिससे आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। और ये सारी प्रोसेस अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसलिए इसका विरोध होना चाहिए। मुझे लगता है जितने भी राजकीय पक्ष के लोग हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ उनका जो भी है, या लोक प्रतिनिधि है, संसद में लोग है, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को मिलना चाहिए, बोलना चाहिए कि हमारे पास जो यंग है, और ये जो प्रोसेस है संविधान की, सिविल सर्विस को क्यों रखना चाहिए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संविधान सभा में बहुत सारा आग्रह करके ये आईएएस की जो संस्था है, जो पहले आईसीएस थी, उसको आईएएस है कि ये लोक सेवा का काम करेंगे, ये अच्छा काम करेंगे। ठीक है, आज के माहौल में अब सिविल सर्विस के बारे में, ब्यूरोक्रेट के बारे में अच्छा नहीं बोला जाता, तो उसके बहुत सारे कारण है। तो बहुत सारे कारण है, तो ये इसका सब्स्टिट्यूट कोई ये खासगी संस्था के लोग नहीं हो सकता। तो उसमें अगर वो कोई कमियां है तो उसको दुरुस्त करिए, उनको मौका दीजिए, उसमें लोग सिलेक्ट करिए जिनके पास नॉलेज डोमेन है। तो इस तरह से उन लोगों के साथ में अच्छा प्रशासन हो सकता है। उसका ये बिल्कुल कतई सोल्यूशन नहीं है कि आप बाहर से, अभी जो 30 लोगों की जाहिरात थी, वहां कोई रिजर्वेशन नहीं। इसके पहले जो 9 लोग उन्होंने अपॉइंट किए जॉइंट सेक्रेटरी में, उनके नाम लिए तो कितनी एससी है, एसटी है, ओबीसी है या माइनॉरिटी है, एक भी नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? पॉपुलेशन बेस है, हम उसमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए। आपको कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन को आप डिनाई नहीं कर सकते। ये सरकार ने नहीं करना चाहिए, सरकार का काम नहीं है। हालांकि सरकार का काम तो ये है, तो अगर जॉइंट सेक्रेटरी तुमको लेना है, डायरेक्टर लेना है, तो बाहर से सारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के लोग क्यों नहीं लेते आप? और रिजर्वेशन तो उसमें लेना है तो। और बाहर के बहुत सारे लोग हैं कि जिनका अभी यूपीएससी के लिए एज लिमिट खत्म हो गया, लेकिन उनके पास नॉलेज है, तो उनको भी मौका दो फिर। तो ऐसा है कि रिस्ट्रिक्टेड लोग, फिर वही लोग आएंगे, एप्लीकेशन करेंगे, शॉर्टलिस्ट होंगे, चेहरे देखेंगे, पिकअप करेंगे, और अपना फार्मूला और अपनी योजना चलाएंगे। ये कतई संविधान का तरीका नहीं है। और जो संविधान के तरीके से काम नहीं होता, उसको बिल्कुल सभी लोगों ने विरोध करना चाहिए। जो सिविल सर्विस वाले की जो एसोसिएशन है, जो स्टेट गवर्नमेंट के भी लोग हैं, जो एस्पिरेंट है, जो नेता लोग है, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब, इन्होंने सुमोटो इस विषय को लेना चाहिए। मेरा तो ये कहना है कि क्यों हम पिटीशन करें। नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी कमीशन है, माइनॉरिटी कमीशन, इन ये कमीशन का जो नेशनल लेवल का है, उनका काम ही ये होता है कि एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को प्रोटेक्ट करना। अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को अगर छीना जा रहा, तो ये कमीशन ये कहे कि कोई हमें
तो उन्होंने दे शुड टेक कॉग्निजेंस एट देयर ओन। और मुझे लगता है कि ये उसको बंद करना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि आगे चल के बहुत खतरनाक चीज होने वाली है। धीरे धीरे इसकी पोस्ट कम हो जाएगी, बाहर से लोग पहले 9 लिया, अभी 30 ले रहे हैं, आगे चल के और भी संख्या बढ़ा सकते हैं, फिर रिक्रूटमेंट कम होगा तो वैसे भी जो स्टूडेंट जो अपियर हो रहे हैं उनके लिए संख्या कम हो जाएगी। एक टाइम था कि 1100 1200 हर साल सिलेक्ट किए जाते थे, अभी उन आंकड़ा 900 पर आ गया। अब धीरे धीरे अगर संख्या कम हो जाएगी और अपियर होने वाले की कैंडिडेट्स की संख्या ज्यादा है तो उसमें मुझे लगता है कि जो फ्रेश टैलेंट है उनको डिप्राइव करने वाला काम है। जो कहा जाता है कि हम लेटरल एंट्री से फ्रेश टैलेंट हम खासगी संस्था से लेंगे और उनका यूपीएससी का या डीओपीटी का जैसे कहना है कि हम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हम द टैलेंटेड और मोटिवेटेड इंडियन नेशनल्स विलिंग टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड द नेशन बिल्डिंग आर बीइंग इनवाइटेड टू जॉइन गवर्नमेंट एट ए लेवल ऑफ डायरेक्टर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन 13 मिनिस्टर, ऐसा यूपीएससी का कहना है। सो इट्स नॉट ए, मुझे लगता है कि मिसलीड करने वाला है कि आपके पास नेशन बिल्डिंग के लिए काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशन में जो आईएएस में यूपीएससी के माध्यम से जिन्होंने एंट्री किया वो लोग काफी बड़ी तादाद में है। और अगर आपको सलाह लेना है तो ये सारे लोगों का आप एडवाइस ले सकते हैं। और जैसे कि नीति आयोग है, नीति आयोग में तो जो लोग हैं आप किसी को भी एडवाइजर, पहले जो प्लानिंग कमीशन था तो प्लानिंग कमीशन में हमने देखा है कि सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट लोगों को वहां पे अपॉइंट किया जाता था मेंबर करके और वो एडवाइस देते थे। नीति आयोग में भी इस तरह से लोग हैं और गवर्नमेंट इस तरह से एडवाइजरी टीम बना सकती है, उनके नॉलेज का इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन वो आईएएस ब्यूरोक्रेट को रिप्लेस करना, आई थिंक दिस इज वेरी डेंजरस थिंग और ये काफी धोखादायक है और पूरे ये स्ट्रक्चर को टसमस करने वाली एक योजना साजी, मैं ये कहूंगा कि वो सोची समझी एक साजिश है जहाँ की रिजर्वेशन को नकारना और जो जैसे गरीब के बच्चे जो ग्रामीण इलाके के हैं, जो बैकवर्ड क्लास के हैं, जिनको संविधान ने मौका दिया है और वो अपनी मेहनत से इस सरकार के उसको एक व्यवस्था में आ सकते, उसमें बदल ला सकते, अपना लाइफ अच्छा, उनको जो इक्वेलिटी जो आप अपॉर्चुनिटी की जो बात होती है, समानता, संधि की समानता जो क्रियामल में कहा, ये सारे बाजू में रखने वाला ये प्रोसेस है। इसका मुझे लगता है सभी लोगों ने विरोध करना चाहिए। मैं व्यक्तिगत तौर से मैं विरोध करता हूँ और लोगों को जागरण के लिए मैंने उसमें आर्टिकल के भी लिखा हूँ, बोलते रहते हैं और अभी हम नेशनल कमीशन को हम लिखेंगे भी, प्रधानमंत्री जी को भी लिखेंगे। हमारा अपना सबका ही काम है कि जो व्यवस्था को, संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखना हमारा काम है। तो मुझे लगता है कि कोशिश होनी चाहिए हर तरफ। तो आपके माध्यम से ये विषय बहुत सारे लोगों तक जाएगा और मुझे लगता है कि एक व्यापक इसका एक डेमोक्रेटिक वे पे उसका आंदोलन भी होगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को उससे खतरा है। जो सर्विस में भी है उनको भी उनका मौका, उनकी जो अपॉर्चुनिटी इस माध्यम से छीनी जाएगी। जो बाहर से लोग आएंगे और बाहर से लोग आएंगे कि वो कौन से संविधान की शपथ लेके आने वाले हैं और उनका क्या लेना देना है ये व्यवस्था से। 4 साल आएंगे, 5 साल आएंगे, मालिक का फायदा कराएंगे और चले जाएंगे। तो इट्स नॉट गुड, ऐसा मुझे लगता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि ये जो निजी क्षेत्र से लोग आएंगे वो मालिक को फ़ायदा पहुंचाने वाले लोग हैं और इनकी संविधान पर कितनी निष्ठा होगी, लोक सेवा में कितनी निष्ठा होगी, इसके ऊपर सवाल हैं। और SC ST OBC का प्रतिनिधित्व निश्चित ही इससे कम होगा और जो UPSC के जो पोस्ट हैं वो भी धीरे धीरे इस प्रकार से कम होते जाएंगे और ये एक बहुत बड़ी साजिश है, ऐसा आप मानते हैं। और इसके लिए SC ST OBC और माइनॉरिटी के जो कमीशंस हैं उन्होंने इसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए, सुमोटो एक्शन लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करके हमारे दर्शकों को प्रबोधित करने के लिए।